बच्चा लोग, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया, खा पी के मस्त। तो फिर आज हम अपने लेक्चर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, लेक्चर नंबर 2। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था? याद करो क्या क्या किया था। पेज को पलटो, पीछे देखो, टॉपिक्स देखो। अगर पेज पे लिखा होगा तुमने, अगर हर चीज नोट किया होगा, तो तुम्हें देखकर पता लगेगा कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने एग्जाम्स को, जितने भी एग्जाम्स थे जो कि यूक्लिड्स ने दिए थे अपने रिसर्च में, वो एग्जाम्स हमने पढ़े थे। और उसके बाद उसके कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े थे हमने। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अपने एक ऑक्सियम से। तो ऑक्सियम का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, इसे एनसीईआरटी में इसे मेंशन किया हुआ है, ऑक्सियम 5.1। ठीक है। अब देखो, ये ऑक्सियम 5.1 इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये चैप्टर नंबर 5 है, और इस चैप्टर नंबर 5 का और पूरे मैथमेटिक्स बुक का ये पहला ऑक्सियम है जो कि मैथमेटिक्स में वाइडली कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है। राइट। हमने अपने पिछले क्लास में ही डिस्कस कर रखा था कि पोस्टुलेट्स और ऑक्सियम में मेजर डिफरेंस होता क्या है। तो ऑक्सियम वो होता है कि मैथमेटिक्स के अक्रॉस कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, उस चीज को हम मैथमेटिक्स के अक्रॉस कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पोस्टुलेट्स क्या होता है कि उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने दिया होता है, जिस पर्टिकुलर चीज पे उसने रिसर्च कर रखा है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो यूक्लिड्स ने कुछ अपने पोस्टुलेट्स दिए थे जो कि सिर्फ ज्योमेट्री में ही एप्लीकेबल है, जो कि सिर्फ ज्योमेट्री के लिए ही स्पेसिफिकली बनाया गया था। राइट। तो इसी के साथ आज का हम ऑक्सियम नंबर 5.1 लिखते हैं। सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसके बाद इसे लिखेंगे, उसके बाद इसके एक एक लाइन को समझेंगे कि ये बोलना क्या चाहता है। राइट। चलो, तो हमारा ऑक्सियम नंबर 5.1 बोलता है कि given two distinct points there is a unique line that passes through them। ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं सबसे पहले कि given two straight lines, sorry, given two distinct points देखो, अगर बोला जाए तो इस चीज का हम पीपीटी भी बना के ला सकते हैं। ठीक है। तो पीपीटी पे क्या होगा कि तुम्हें पहली बात तो फील नहीं आएगा, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँगा उस पे। पीपीटी पे सिर्फ सारे स्टेटमेंट्स वहाँ पे लिखे होंगे, मैं स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, तुम्हें समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। तो ऐसे क्या होगा कि अंदर से ऐसा फीलिंग बोलता है, मतलब ऐसा फीलिंग आता है कि भैया नहीं लिख रहे हैं तो मैं क्यों लिखूं, भैया तो स्लाइड प्रोवाइड करा ही रहे हैं, भैया लिख भी नहीं रहे हैं, तो उनके स्लाइड्स को पढ़ लूंगा जब भी रिवाइज करना होगा। तो देखो, अगर तुम किसी चीज को लिखते हो तो तुम्हारे हाथ को भी उसके मूवमेंट्स याद होते हैं। ठीक है। किसी चीज को अगर तुम पढ़ते हो तो सबसे पहला चीज वो कहीं अंदर जाकर नोट होता है। दूसरा चीज ये होता है कि तुम्हारे हाथ को भी वो चीज धीरे धीरे याद होने लगता है। तुम उसे जितने बार लिख के रिवाइज करोगे, तुम उसे जितने बार प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हारे हाथ को भी उसके साथ वो चीज वो रिलेट होने लगता है, उसे याद होने लगता है, वो मूवमेंट्स उसे याद होने लगते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि अगर तुम किसी चीज को लिखते हो तो उससे तुम्हारा जो मेमोरी पावर है वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है। अगर तुम किस चीज को याद करने की कोशिश करोगे तो हल्का फुल्का ये रहता है कि उस चीज का तुम्हें मूवमेंट भी याद रहेगा, और दूसरा ये कि तुम्हें उसका लॉजिक भी याद रहेगा। तो तुम दोनों चीज को अगर मिला देते हो तो फिर तुम अच्छे से उसे रिलेट कर पाओगे, अच्छे से उसे तुम एक्सप्लेन कर पाओगे, लिख पाओगे। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने कभी भी पीपीटी नहीं बनाया। मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली लेक्चर में आता हूँ, बुक को खोलता हूँ, और फिर जो भी पॉइंट्स होते हैं उन्हें मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स कराता हूँ ताकि तुम्हें वो पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो ये मेरा टेक्निक होता है ताकि बच्चों को समझ भी आए, और बच्चे हमारे साथ रिलेट भी कर पाएं, और बच्चे हमारे साथ लिख भी पाएं। ऐसा ना लगे कि बच्चे लेजी बन रहे हैं। ताकि हम सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं तो बच्चे लेजी ना बने,
इसीलिए हम साथ साथ में लिखते भी रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे तुम भी नोट करते जाओ, राइट। तो चलो हम अपने स्टेटमेंट को पूरा करते हैं। लिखा है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट passes through them। ठीक है। अब ये स्टेटमेंट बोल ये रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई सा भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, मान लो ये तुम्हारा पॉइंट है ए और तुम्हारा दूसरा रैंडम कोई सा भी पॉइंट मान लो यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा बी, और अगर तुम्हें बोला जाए कि ये तुम्हें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दे दिए गए हैं, दो अलग अलग पॉइंट्स दे दिए गए हैं, और अगर तुम्हें बोला जाए कि कितने लाइंस को तुम पास कर सकते हो, और उन लाइंस को पास ऐसे कराना है कि वो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास करना चाहिए, तुम ऐसे कितने लाइंस बना सकते हो। तो तुम बोलोगे भैया अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, एक मिनट, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं भैया, तो इससे क्या होता है कि हमारा तो सिर्फ एक ही लाइन बनकर आ रहा है। ठीक है, ये भी बात सही है। तो देखो होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई सा भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है तो उससे हम सिर्फ एक लाइन को पास कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर यूनिक लाइन होगा जिसे हम किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास कर सकते हैं, उससे ज्यादा लाइन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यही बोलता है हमारा ऑक्सियम नंबर 5.1। ठीक है, अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल से पहले हम समझते हैं एक और स्टेटमेंट। जस्ट अ मिनट, हम क्या करेंगे कि अब से हम स्लाइड को ही चेंज करेंगे, राइट। ये हमारा पहला स्लाइड था, अब हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, दूसरे स्लाइड पे मूव करते हैं और हमारा स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, अ सिस्टम। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि ये स्टेटमेंट बोलना क्या चाहता है। A system of axiom is called consistent if it is impossible to deduce from these axioms a statement। लिखते जाओ मेरे साथ में, ठीक है। A statement that contradicts any axiom or previously proved statement। चलो, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब इसे समझते हैं कि भैया ये बोलना क्या चाहता है। आपने इतने अंग्रेजी तो लिख दी है, अब इसे समझाओ भैया। तो देखो समझो, ये स्टेटमेंट बोल कुछ ऐसा रहा है कि अ सिस्टम ऑफ ऑक्सियम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट if it is impossible to deduce from these axioms a statement that contradicts any axiom or previously proved statement। तो इस स्टेटमेंट में सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कंसिस्टेंट होता क्या है। इसको समझने से पहले अ सिस्टम ऑफ ऑक्सियम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट किसी चीज को कहते कैसे हैं, उससे पहले समझते हैं कि कंसिस्टेंट होता क्या है। तो कंसिस्टेंट होता है, अगर हम लिखे कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि दैट
सम और at least a solution। ठीक है, अगर तुम्हें मान लो कोई सा भी सवाल देते हैं हम, ठीक है, मान लो तुम्हें एक कोई सा भी सवाल देते हैं और तुम्हें रिसर्च करने पर पता चलता है कि अगर तुम उसका खोज करते हो कि इसका जवाब कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, फिर तुम्हें पता चलता है कि वो सवाल ही गलत था, उसका जवाब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसे हम बोलेंगे कि वो इनकंसिस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो वो चीज मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा सवाल है जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट है। समझ में आ गया? फीलिंग समझ में आ गया कि कंसिस्टेंट होता क्या है? कंसिस्टेंट मतलब इन अगर जनरल सेंस में देखा जाए, अगर जनरल सेंस में समझा जाए इसे, तो कंसिस्टेंट मतलब होता है कि कोई भी ऐसा चीज जिसके पास उसका खुद का सोल्यूशन हो, एक या एक से ज्यादा उसका खुद का सोल्यूशन हो, तो उसे हम बोलेंगे कि वो चीज कंसिस्टेंट है। फीलिंग समझ में आ रही है कंसिस्टेंट क्या होता है? चलो ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और स्टेटमेंट को अब पढ़ते हैं और स्टेटमेंट को समझते हैं कि ये स्टेटमेंट आखिर बोलना क्या चाहता है। ठीक है, तो बोल रहा है स्टेटमेंट, अ सिस्टम ऑफ ऑक्सियम, एक ऑक्सियम का कुछ सिस्टम है, ऑक्सियम का कुछ सिस्टम है, इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। उस सिस्टम ऑफ ऑक्सियम को हम कंसिस्टेंट तब बोलेंगे इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दिस ऑक्सियम्स अ स्टेटमेंट that contradicts any axiom or previously proved statement। चलो इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास टोटल ऑफ 4 ऑक्सियम है, ठीक है, तुम्हारे पास कितने ऑक्सियम है? 4 ऑक्सियम है। हम रैंडम सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, इसे तुम कहीं से रिलेट मत करना, इसे बस हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक रैंडम सा एग्जांपल ले रहे हैं। अगर इसमें हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 4 ऑक्सियम है और इन 4 ऑक्सियम में से हम अगर 3 ऑक्सियम का यूज करके चौथे ऑक्सियम को प्रूव करते हैं कि चौथा ऑक्सियम गलत है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। यही ये स्टेटमेंट बोलना चाहता है। ये स्टेटमेंट ये बोलना चाहता है कि मान लो तुम्हारे पास कुछ सेट ऑफ ऑक्सियम्स हैं और उन ऑक्सियम्स के यूज से, उन ऑक्सियम्स के हेल्प से तुम क्या करते हो कि किसी एक पर्टिकुलर ऑक्सियम को तुम फॉल्स प्रूव कर देते हो। तो ये चीज इम्पॉसिबल है, ये चीज हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ सेट ऑफ ऑक्सियम्स का यूज करके किसी दूसरे ऑक्सियम को डिस्प्रूव कर दो कि वो गलत है। ठीक है, तो यही बोल रहा है ये स्टेटमेंट कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तुम एक सेट ऑफ ऑक्सियम्स का यूज करके किसी दूसरे ऑक्सियम को गलत प्रूव कर दो, गलत साबित कर दो। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट बोलना चाहता है। समझ में आ गया? सिंपल सा स्टेटमेंट नहीं है, थोड़ा टफ है, समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हमने इसे लेमन लैंग्वेज में समझ लिया कि ये बोलना क्या चाहता है, आखिर बताना क्या चाहता है, ये इतना टेढ़ा क्यों बोल रहा है। तो देखो, जो चीज टेढ़ा बोलता है ना वो अंदर से उतना ही सीधा होता है। तो देखो अभी हमने समझा उसे, तो ये समझ में आ गया और ये कितना इजी था। और इसे देखो कितने टेढ़े लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि पता नहीं भैया क्या क्या लिखा हुआ है, ये तो ऐसे कुछ रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे उनकी, इतना ईजी है ये। ठीक है, तो यही होता है, जो बाहर से टेढ़ा लगता है ना वो अंदर से उतना ही सीधा होता है, बस उसे अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक और स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, एक और चीज समझते हैं। ठीक है, अपने तीसरे स्लाइड पे आ गए हम। ठीक है भैया, तीसरे स्लाइड पे आ गए। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि थियरम्स क्या होता है। व्हाट आर थियरम्स और प्रोपोजिशंस। थियरम्स को हम प्रोपोजिशंस भी बोलते हैं। देखो इस चैप्टर में क्या है कि ये चैप्टर ना थियोरेटिकल है। ठीक है, तो क्या है कि अगर कोई चैप्टर थियोरेटिकल है तो उनमें थियरीज भर भर के आती हैं। ठीक है, अगर थियरीज भर भर के आती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें क्या करना है कि तुम्हें पहले उस स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट बोलना क्या चाहता है, स्टेटमेंट हमें समझाना क्या चाहता है। अगर उन स्टेटमेंट्स को तुम समझ जाते हो तो ऐसे थियोरेटिकल चैप्टर्स को तुम इजीली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो हमने अभी तक कुछ कुछ पोस्टुलेट्स देखे, कुछ ऑक्सियम्स देखे, उनका प्रूफ भी देखा, एक एग्जाम्पल भी किया। ठीक है भैया, अब देखो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं हम प्रोपोजिशन क्या होता है और थियरम क्या होता है।
तो प्रोपोजिशन और थ्योरम दोनों एक ही चीज है, या हम उसे थ्योरम बोलते हैं या फिर उसे प्रोपोजिशन बोलते हैं। जनरली मैथमेटिक्स के बुक में हर जगह थ्योरम लिखा होता है, ठीक है। उसका दूसरा नाम होता है प्रोपोजिशन, उसे हम प्रोपोजिशन भी बोल सकते हैं। तो थ्योरम क्या होता है? ऐसा चीज जिस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा चीज जिस चीज को हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं थ्योरम। तो इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं। द चलो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बेटर व्यू के लिए अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है भैया। कलर चेंज कर लीजिए। ग्रीन से करें क्या? ग्रीन से ट्राई करें। ग्रीन कैसा चल रहा है? सही चल रहा है भैया। ग्रीन कलर कर लीजिए। चलो ग्रीन कलर से लिखते हैं, ठीक है। तो ये है द स्टेटमेंट्स दैट कैन बी प्रूव मैथमेटिकली। कौन सी कली? मैथमेटिक्स वाली कली। उसका क्या नाम हुआ? मैथमेटिकली। चलो ठीक है। द स्टेटमेंट्स दैट कैन बी प्रूव्ड मैथमेटिकली आर called as theorems। और एक मिनट, कभी कभी क्या होता है ना कि पेन सही से काम नहीं करता है, ठीक है। तो चलो थ्योरम्स और प्रोपोजिशंस, ठीक है भैया। ये चीज भी हमने समझ लिया कि थ्योरम्स और प्रोपोजिशंस किसको बोलते हैं। चलो इसी के साथ हम एक थ्योरम को प्रूव करते हैं। अब देखो इनमें होता क्या है, सॉरी, इनमें होता क्या है कि इन थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हम उन चीजों का यूज करते हैं जो हमारे पास इजिली अवेलेबल हो या फिर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। तो देखो कुछ कन्वेंशनल चीजें होती हैं। कन्वेंशनल मतलब कि उनको पहले से हम मान कर रखते हैं, ठीक है। तो हम अगर किसी थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं तो हम यूज कर सकते हैं ऑक्सियम्स का। तो हम लिख लेते हैं ऑक्सियम्स कैन बी यूज्ड टू प्रूव अ गिवन थ्योरम, ठीक है। अगर कोई सा भी तुम्हें थ्योरम दिया हुआ है और तुम्हें अगर बोलता है कि इस थ्योरम को प्रूव करो, तो हम उस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं गिवन सेट ऑफ ऑक्सियम से भी, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ऑक्सियम है और ऑक्सियम के हेल्प से अगर तुम किसी चीज को प्रूव करते हो, तो वो क्या होता है कि तुम थ्योरम को ऑक्सियम से भी प्रूव कर सकते हो, राइट। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में एक थ्योरम दिया हुआ है। थ्योरम नंबर 5.1। उसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ये थ्योरम कुछ ऐसे बोल रहा है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, एक मिनट फिर से यार पेन काम नहीं कर रहा। हाँ चलो, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, सॉरी 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 सॉरी, टू डिस्टिंक्ट लाइंस। क्या है? टू डिस्टिंक्ट लाइंस। हो जाता है यार, गलती कभी कभी हो जाता है। कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। चलो तो ये थ्योरम ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास दो डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, दो डिस्टिंक्ट लाइंस मतलब ये हो गया कि दो अलग अलग लाइंस, ठीक है। दो अलग अलग लाइंस है तुम्हारे पास दो लाइंस दे दिए गए। कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो ये बोल रहा है कि अगर दो तुम्हारे पास अलग अलग लाइंस हैं
तो उनमें एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं पाया जा सकता है। ये थ्योरम ये बोलना चाहता है। तो भैया अभी आपने बोला कि थ्योरम जो होता है उसे हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, तो भैया इसे प्रूव करो। ऐसे तो मैं विश्वास नहीं करूंगा भैया, क्योंकि ये ऑक्सियम तो है नहीं कि हम ऐसे ही मतलब अपने समझ जाएं कि ये कन्वेंशन है। मतलब पहले से ले डाउन कुछ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जिन्हें हमें अंडरस्टैंड करना ही है एनी हाउ, बिना किसी प्रूफ के। ऐसे ही फिजिकली उसे हमें मतलब वेल टू डू जाना है उसके साथ। तो ऐसा तो है नहीं भैया, थियरम है, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तो ठीक है भाई, लो प्रूफ। तो अभी हमने डिस्कस किया कि हम किसी भी थियरम को ऑक्सियम्स के हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने ऑक्सियम्स का हेल्प लेंगे ताकि हम इस स्टेटमेंट को प्रूव कर पाए, ठीक है। तो अब देखो हम क्या करते हैं कि कोई सा भी दो लाइन ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला लाइन और ये हो गया हमारा दूसरा लाइन, ठीक है। नाम दे देते हैं, ये हो गया हमारा पहला लाइन, ये हो गया हमारा दूसरा लाइन, ठीक है। अब हम जस्ट फॉर अ मिनट ये कंसिडर करते हैं कि ये जो दो लाइंस हैं वो दो पॉइंट्स पे मीट करेंगे। ये जो दो लाइंस हैं वो दो पॉइंट्स पे मीट करेंगे, ठीक है। अब देखो इन्हें अगर तुम एक्सटेंड करोगे तो पीछे के साइड अगर तुम एक्सटेंड करोगे इसे, तो ये तो मिलने से रहा। देखो इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर तुम पीछे एक्सटेंड करोगे तो बढ़ता जा रहा है। दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो है वो पीछे एक्सटेंड करने पर बढ़ता जा रहा है। और अगर इसे तुम आगे एक्सटेंड करते हो, अगर इसे तुम आगे एक्सटेंड करते हो तो ये आगे कहीं ना कहीं मीट कर रहा है। अब देखो ये आगे कहाँ पर मीट कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट कर रहा है, क्या कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि अगर तुम्हारे पास दो गिवन डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, अगर तुम्हारे पास दो डिफरेंट लाइंस हैं, तो उनका इंटरसेक्शन सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही हो सकता है, ठीक है। अब हमें इसे अगर प्रूव करना है, इसे हमने फिजिकली समझ लिया, फिजिकली समझ लिया इसे, हम कैसे इसे प्रूव कर सकते हैं। अब देखो इसे हम प्रूफ देते हैं ऑक्सियम्स के रूप में, ऑक्सियम्स का हेल्प लेके इसे हम प्रूव करते हैं। तो कंसीडर करते हैं कि जो दो गिवन लाइन है, जो दो तुम्हारे पास लाइन है वो दो पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। जो दो लाइंस तुम्हें दिए गए हैं वो दो पॉइंट्स पे मीट कर रहा है। तो अगर वो दो पॉइंट्स पे मीट कर रहा है तो एक हमने ऑक्सियम पढ़ा है, अभी जस्ट हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा ये ऑक्सियम। अगर हम पीछे जाएं, ये हमने ऑक्सियम पढ़ा अपने पहले स्लाइड में कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। ये पढ़ा ना हमने, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर तुम्हारे पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो उनसे सिर्फ एक लाइन ही पास कर सकता है, उससे ज्यादा लाइन पास नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स को कंसिडर किया है। अगर हम दो पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं तो हमारे ऑक्सियम नंबर 5.1 के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ही पास कर सकता है, उससे ज्यादा लाइन पास नहीं कर सकता। और हम यहाँ अज्यूम क्या कर रहे हैं कि दो जो हमारा दो पॉइंट है उससे दो लाइन पास कर रहा है। तो ये तो हमारे ऑक्सियम के स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसे हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि जस्ट अ मिनट, चलो तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेट अस कंसिडर टू पॉइंट्स थ्रू विच, देखो ये जो चैप्टर है हमारा थियोरेटिकल है, राइट। हमने पहले दिन ही बोला, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोला, ये जो हमारा चैप्टर है वो थियोरेटिकल है। तो इसमें क्या होगा कि तुम्हारा जो भी सवाल आएगा वो थियोरी से रिलेटेड होगा, तुम्हें उसमें थियोरी लिखना पड़ेगा।
ऑक्सियम्स का यूज करना पड़ेगा, पोस्टुलेट्स का यूज करना पड़ेगा, उनके यूज से तुम्हें कुछ कुछ चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी, उनसे कुछ कुछ चीजें डिराइव करनी पड़ेंगी थियरी के फॉर्म में, ठीक है। तो हम थियरी लिख रहे हैं इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ऑक्सियम का यूज करके। लेट अस कंसिडर 2 पॉइंट्स थ्रू विच द गिवन 2 डिस्टिंक्ट लाइंस passes, ठीक है। हमने 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लिए जिससे ये 2 गिवन डिस्टिंक्ट लाइंस पास करती हैं। यहां तक लिख लिया, यहां तक समझ लिया, ठीक है भैया। तो अब आगे लिखेंगे, वी हैव ऑलरेडी read in Axiom 5.1 that, अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। थ्रू 2 given points only a single unique line can pass। अगर तुम्हारे पास 2 गिवन पॉइंट है, 2 गिवन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, उनसे सिर्फ एक यूनिक लाइन को पास कराया जा सकता है। तो यही हमने लिखा है। तो इसके बाद लिखते हैं कि बट दिस contradicts the assumption that we made above, hence we can state that two distinct lines cannot have more than one point in common। चलो, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। जो चीज अभी हमने समझा उसे हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन, ये हो गया हमारा प्रूफ गिवन थ्योरम का। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसे स्टडी करते हैं और उसके बाद आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे और इसी के साथ आज के चैप्टर भी हम खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, तो हम एनसीईआरटी से ही एग्जाम्पल उठाते हैं अपना। एक और स्लाइड को ऐड करते हैं, छठे स्लाइड पे चलते हैं और एनसीईआरटी से हम अपना एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, प्रूफ दैट an equilateral triangle can be constructed on any given line segment।
ये है तुम्हारा सवाल। अब इसे हमें करना है सॉल्व, इसे हमें करना है प्रूव। ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है तुम्हारे पास, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। तुम्हारे पास कोई सा भी अगर लाइन दे दिया जाए तो ये ऐसा बोल रहा है कि उस लाइन के हेल्प से हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, मान लो ये लाइन का तुम्हारा नाम है पी क्यू, ठीक है। ये वाला एंड है तुम्हारा पी, दूसरा एंड है तुम्हारा क्यू। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना ये है कि एक बार तुम्हारे कंपास के पिन को यहां पर रखना है, इस पॉइंट पर, और जो तुम्हारे कंपास का पेंसिल है उसे इस पॉइंट पर रखना है, और एक आर्क ड्रॉ करना है। PQ को रेडियस मानकर, PQ को रेडियस मानकर और P को सेंटर मानकर एक तुम्हें आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। कुछ ऐसा सा आर्क होगा वो, ठीक है। कुछ ऐसा सा आर्क होगा वो। तुमने क्या किया, P को सेंटर माना, PQ को रेडियस माना और एक आर्क ड्रॉ किया। यहां तक समझ आया? चलो ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि Q को सेंटर मान रहे हैं और PQ को रेडियस मान रहे हैं और फिर से एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। हमने फिर से एक आर्क ड्रॉ किया। इस समय क्या किया हमने, Q को सेंटर माना और PQ को रेडियस माना। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जहां पर भी हमारा ये जो आर्क मीट कर रहा है उधर एक पॉइंट बना रहे हैं, उस पॉइंट से P को कनेक्ट कर दो और उस पॉइंट से Q को कनेक्ट कर दो, ठीक है। उस पॉइंट से हमने क्या किया, सबसे पहले P को कनेक्ट किया और उस पॉइंट से हमने क्या किया, एक बार Q को कनेक्ट किया, सॉरी, उस पॉइंट से हमने क्या किया, Q को कनेक्ट किया। एक मिनट यार, सही से हो नहीं पा रहा है। चलो ठीक है। तो जिस पॉइंट पर हमारा दोनों आर्क मीट कर रहा था वहां पर हमने एक पॉइंट को सबसे पहले डिनोट किया। मान लो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं R। अब R पॉइंट से हमने क्या किया, P को कनेक्ट किया और R पॉइंट से हमने Q को कनेक्ट किया। तो ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये वाला जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है PQR, तो ये जो PQR हमारा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब भैया आपने ये बना तो दिया, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, आपने बना भी दिया। अब प्रूव करो भैया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे हुआ। तो देखो हम इसे प्रूव करते हैं। हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने P को सेंटर माना, लिखते जाना, ठीक है। हमने P को क्या किया, सेंटर माना, और हमने इसके बाद क्या किया, हमने PQ को क्या किया, रेडियस माना। तो इतना तो पता होगा कि अगर हम कोई सा भी सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसमें अगर हम कोई सा भी रेडियस लेते हैं, कहीं से भी किसी भी साइड का रेडियस लेते हैं, अगर हम किसी भी एंगल पे रेडियस लेते हैं हम, तो वो जो रेडियस का जो लेंथ होता है वो हमेशा सेम होता है किसी एक गिवन सर्कल के लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि P को सेंटर माना था और PQ को रेडियस माना था और हमने एक आर्क ड्रॉ किया था। ये जो आर्क था वो यहाँ R पर था। अब देखो, ये PQ तुम्हारा क्या था, रेडियस था इस आर्क का। तो ये तुम्हारा PR भी क्या होगा, रेडियस होगा क्या, क्योंकि ये PR क्या है, P से स्टार्ट हो रहा है जो कि तुम्हारा सेंटर है, और R ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा आर्क पे खत्म हो रहा है। तो अगर तुम्हारे पास कोई सा भी एक सर्कल है, अगर मान लो तुम्हारे पास, जस्ट अ मिनट, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं और इसका थोड़ा सा साइड से रिड्यूस कर देते हैं और हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, प्यारा सा सर्कल
अरे भैया बहुत प्यारा सा। चलो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया हमारा सेंटर। अब मान लो ये है हमारा रेडियस, ठीक है, ये हमारा रेडियस है, ये हमारा पॉइंट है P, ये हमारा पॉइंट है Q। अब हमने P को सेंटर माना, Q को PQ को रेडियस माना, और हमने एक आर्क ड्रॉ किया यहाँ से लेकर, मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक। मान लो ये वाला हमारा जो पॉइंट है वो है R। अगर हम PR को कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर हम PR को ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारा PR क्या है, रेडियस है ना। तो जो PQ का लेंथ होगा वही PR का भी लेंथ होगा क्या? क्यों? क्योंकि PQ भी रेडियस है और PR भी रेडियस है और सेम सर्कल का रेडियस है। तो जब सेम सर्कल का रेडियस है तो उसका लेंथ भी तो सेम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, PQ इज इक्वल्स टू PR। यहां तक समझ आ गया? अब देखो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब देखो हमने Q को अब दूसरी बार हमने क्या किया कि हमने Q को सेंटर माना। इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर। हमने Q को सेंटर माना और QP को रेडियस माना, ठीक है। हमने क्या किया, इस बार Q को सेंटर माना, ये हो गया हमारा Q, और हमने QP को रेडियस माना, ये हो गया हमारा P। QP को रेडियस माना और हमने एक आर्क कट किया यहाँ से लेके फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला हमारा जो पॉइंट है, इसे हमने नाम दे दिया R, और हमने R को Q से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये बताओ कि Q तुम्हारा सेंटर है, P तुम्हारा लाई कर रहा है सर्कल पे, तो PQ तुम्हारा रेडियस हो गया, ठीक है। अब कोई सा भी रैंडम हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया R सर्कल पे, तो QR भी तुम्हारा रेडियस होगा क्या? अब जब तुम्हारा QP भी रेडियस है, QR भी रेडियस है, तो उन दोनों का लेंथ भी सेम होगा। तो हम QP को क्या लिख सकते हैं, QP को PQ भी लिख सकते हैं। हाँ भैया, या फिर QP लिखो, यहाँ से यहाँ जाओ, या फिर यहाँ से यहाँ जाओ, बात तो एक ही है, हुआ ना बात एक ही। चलो ठीक है, तो हमने लिख दिया QP इज इक्वल्स टू QR। अब ये बताओ कि हमें पहले इक्वेशन से मिल रहा है PQ इज इक्वल्स टू PR, और दूसरे इक्वेशन से मिल रहा है PQ इज इक्वल्स टू QR। तो इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, PQ इज इक्वल्स टू PR इज इक्वल्स टू QR, ऐसे लिख सकते हैं क्या? जब हमारा एक चीज दूसरे चीज के इक्वल है, जैसे हमने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि तुम्हारे पास 5 स्टार चॉकलेट है, पिछले लेक्चर में हमने ये एग्जांपल कंसीडर किया था कि तुम्हारे पास एक 5 स्टार चॉकलेट है और तुमने टेबल पे सेम 5 स्टार चॉकलेट रखा, और सेम 5 स्टार चॉकलेट एक तुम्हारे भाई या बहन के पास भी है, और अगर तुम उस तीनों 5 स्टार चॉकलेट को कंपेयर करोगे तो तीनों एक दूसरे के इक्वल होगा, होगा ना। अगर एक 5 स्टार तुम्हारे टेबल के इक्वल, टेबल वाले 5 स्टार के इक्वल है, तुम्हारे भाई बहन के जो पास 5 स्टार है वो भी 5 स्टार टेबल पे जो रखा है वो 5 स्टार के इक्वल है, तो तुम्हारे पास जो 5 स्टार है और तुम्हारे भाई बहन के पास जो 5 स्टार है वो दोनों भी इक्वल होगा एक दूसरे में। तो यही हमने लिखा है कि PQ जो है वो PR के इक्वल है, PQ जो है QR के भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो PR है वो QR के भी इक्वल होगा, तो PR को हमने QR के इक्वल ले दिया, और ये दोनों जो इक्वल है वो है PQ के इक्वल। तो यहाँ से हमारा क्या आया, ये तीनों साइड इक्वल आ गया क्या? तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसे भी प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। इसे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल जहां पर हमने प्रूव किया कि एक गिवन लाइन सेगमेंट से हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। एक कोई सा भी रैंडम गिवन लाइन सेगमेंट पे हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इसे हमें प्रूव करना था, हमें इसे प्रूव भी कर दिया, ठीक है। अब इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज हम डिस्कस करते हैं कि दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, ठीक है। एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं, स्लाइड नंबर 7। अब अगर तुम याद करो पोस्टुलेट नंबर 5, पोस्टुलेट नंबर 5 जो तुम्हारा था
यूक्लिड्स का पोस्टुलेट नंबर 5 जो लंबा सा स्टेटमेंट तुम्हें लिखा हुआ था, उस स्टेटमेंट में कुछ ऐसा था कि तुम्हारे पास अगर दो लाइन है, तुम्हारे पास अगर दो लाइन है और उन लाइन को अगर एक तीसरा लाइन कट कर रहा है, उस लाइन को अगर एक तुम्हारा तीसरा लाइन कट कर रहा है, और अगर जिस साइड पे इंटीरियर एंगल का सम, मान लो ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, और अगर 1 और 2 का सम जो है वो तुम्हारा 180 से छोटा आता है, 1 और 2 का सम जो है वो अगर 180 से छोटा आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो गिवन दो लाइंस है, ये तुम्हारे पास दो लाइंस है 1 और 2, और इन दोनों लाइंस को तुम्हारा तीसरा लाइन जो है वो मीट कर रहा है। मान लो ये पॉइंट P पर मीट कर रहा है यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट तुम्हारा Q है, ठीक है, ये तुम्हारा पॉइंट Q है, ये तुम्हारा पॉइंट P है, और इसे P और Q पर मीट कर रहा है, लाइन नंबर 1 और 2 को लाइन नंबर 3 मीट कर रहा है, लाइन नंबर 1 और 2 को P पर और Q पर रेस्पेक्टिवली, और इंटीरियर एंगल बना रहा है 1 और 2 सच दैट 1 और 2 का जो सम है तुम्हारा वो आ रहा है 180 से कम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोस्टुलेट नंबर 5 ये बोल रहा था कि जिस साइड पर उन इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम होगा, तो उसी साइड पर अगर तुम उस दोनों लाइंस को एक्सटेंड करोगे तो वो दोनों लाइंस वहां पर मीट करेंगी। एक मिनट, 1 और 2 का सम जो है वो हमारा आ रहा है 180 डिग्री से कम। तो पोस्टुलेट नंबर 5 ये बोलता था कि जिस साइड पर इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम है, उस साइड पर अगर गिवन दो लाइंस को, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 को एक्सटेंड करते हैं हम, तो वो दोनों लाइंस उसी साइड पर मीट करेंगी। तो देखो तुम्हारा इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम किस साइड पर है, इस साइड पर है या इस साइड पर है? ये तुम्हारा पहला इंटीरियर एंगल का सेट हो गया, ये हो गया तुम्हारे दूसरे इंटीरियर एंगल का सेट। अगर हम कलर चेंज करके देखें, ये हो गया तुम्हारे दूसरे इंटीरियर एंगल का सेट, एंगल नंबर 1, ये तुम्हारा एंगल नंबर 2, ये तुम्हारा एंगल नंबर 3, एंगल नंबर 4। अगर तुम 3 और 4 का सम करते हो, ये आएगा तुम्हारा 180 डिग्री से ज्यादा। पोस्टुलेट नंबर 5 बोलता था तुम्हें उस साइड को देखना है जिधर इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम है, 1 + 2 इज लेस देन 180। तो इस साइड पे हम चेक करेंगे, इस साइड पे अगर हम लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो देखो इस पॉइंट पे मीट कर रहा है क्या? ये क्या था तुम्हारा पोस्टुलेट नंबर 5 था। अब इसी पोस्टुलेट से रिलेटेड हम कुछ एक नया सा कुछ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पैरेलल लाइंस, ठीक है। हम दो लाइंस को एक दूसरे के पैरेलल कब बोलेंगे? मान लो ये तुम्हारे पास तीन लाइंस है, वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं, बस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम इस चीज को कंसिडर कर रहे हैं कि ये दोनों लाइंस हमारे पैरेलल है, क्योंकि हमें पैरेलल लाइंस को स्टडी करना है। ये हो गया हमारा पहला लाइन, ये हो गया हमारा दूसरा लाइन, और ये हो गया हमारा तीसरा लाइन जो पहले और दूसरे लाइन को कट कर रहा है। अब देखो क्या होता है कि हमारे पोस्टुलेट नंबर 5 में ये बोला था कि इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 है, ठीक है। अब हम इस केस को कंसिडर करेंगे कि अगर इंटीरियर एंगल का सम हमारा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। इंटीरियर एंगल का सम हमारा अगर 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो क्या होगा? देखो फिर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखो, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला एंगल जो है हमारा वो है 90 डिग्री का, ठीक है, और ये वाला भी एंगल जो है वो है हमारा 90 डिग्री का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा 90 + 90 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इधर क्या हो रहा है, मान लो ये वाला एंगल नंबर 1 है तुम्हारा, ये वाला एंगल नंबर 2 है तुम्हारा, यहाँ पर 1 + 2 का जो सम है वो क्या आ रहा है 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा सम जो है वो 1 और 2 के
1 और 2 का जो सम है वो तुम्हारा 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पहला लाइन है, ये वाला जो हमारा पहला लाइन है वो एक यूनिक लाइन है, एक ऐसा लाइन है जो इकलौता है जो इस दूसरे लाइन के पैरेलल है। इस केस में अगर हम बात करें जहां पर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाता है, इसमें क्या होता है कि ये जो पहला लाइन है वो एक यूनिक लाइन है। इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिक लाइन। दैट इज पैरेलल, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, दैट इज ओनली पैरेलल लाइन टू द सेकंड लाइन। ठीक है, तो जो हमारा पहला लाइन है यहाँ पर वो एक ऐसा यूनिक लाइन है, जो इकलौता एक ऐसा लाइन है जो हमारे दूसरे लाइन के पैरेलल है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई और लाइन ऐसा नहीं ला सकते जो कि दूसरे लाइन के पैरेलल है। ठीक है, हम यहां पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला हमारा तीसरा लाइन हो जाएगा। तुम बोलोगे कि भैया ये तो हमने तीसरा लाइन बना दिया, तो अगर तुम यहां पर भी फिर से कंसिडर करो, मान लो ये वाला एंगल तुम्हारा जो है और ये वाला तुम्हारा जो एंगल है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, तो यहाँ पर 3 और 4 का सम भी तो क्या आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइन भी पैरेलल हो गया इसके। समझ में आ रहा है? तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं कि इस केस से हम पैरेलल लाइन का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। पैरेलल लाइन का डिस्कशन कुछ ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास दो गिवन लाइंस हैं और अगर तीसरा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट कि इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो जा रहा है, अगर तीसरे इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो तुमने पहले और दूसरे लाइन को कंसिडर किया था, तो पहला लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल होगा और दूसरा लाइन भी पहले लाइन के पैरेलल होगा, और वो दोनों इकलौता एक ऐसा यूनिक लाइन है जो एक दूसरे के पैरेलल है, और कोई भी ऐसा लाइन नहीं बनाया जा सकता है सच दैट कि 1 + 2 180 बराबर हो। ये सिर्फ एक यूनिक केस है। ठीक है, ये एक यूनिक केस है जिसमें क्या होता है कि ये जो तुम्हारा दोनों गिवन लाइंस है 1 और 2 एक दूसरे के पैरेलल होता है। इसके अलावा मान लो तुम ऐसे कोई भी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हो, मान लो ये तुम्हारा दूसरा लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन है। अब यहाँ पर तुम क्या करोगे कि अगर तुम इसे कंसिडर करोगे और यहाँ पर ऐसे मान लो इसे कट करते हो तुम, तो ये बन रहा है तुम्हारा पहला एंगल और ये बन रहा है तुम्हारा दूसरा एंगल, ये बन रहा है तुम्हारा तीसरा एंगल और ये बन रहा है तुम्हारा चौथा एंगल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि या तो इन दोनों एंगल्स का सम, मान लो इस एंगल को हम 3 बोलते हैं, इस वाले एंगल को हम 3 बोलते हैं, इस वाले एंगल को हम 4 बोलते हैं, इस वाले एंगल को हम 5 बोलते हैं, ये वाला जो एंगल है, और इस वाले एंगल को हम 6 बोलते हैं। तो 3 और 4 का सम जो है वो लेस देन 180 डिग्री हो जाएगा। 5 और 6 का जो सम है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इक्वल टू 180 डिग्री नहीं हो सकता। इक्वल टू 180 डिग्री सिर्फ एक केस में होगा, वो तब होगा जब 1 और 2 एक दूसरे के पैरेलल हो। ओनली पॉसिबल, इसे हम लिख देते हैं 1 + 2 = 180 डिग्री, ओनली पॉसिबल when 1 is parallel to 2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 + 2 180 तभी हो सकता है जब लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 एक दूसरे के पैरेलल हो। अब पैरेलल मतलब क्या होता है? पैरेलल मतलब ये होता है कि तुम इन दोनों लाइन के बीच में कहीं से भी डिस्टेंस अगर मेजर करते हो, मान लो यहाँ पर मेजर करते हो, यहाँ पर मेजर करते हो, कलर चेंज कर लेते हैं अगर हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पर मेजर करते हो, यहाँ मेजर करते हो, अगर इसे हम एक्सटेंड करते हैं, कहीं आगे में मेजर करते हो, यहाँ पर मेजर करते हो,
बीच में कहीं मेजर करते हो, इस एक्सिस पे कहीं मेजर करते हो, तो तुम अगर कहीं भी इस लाइन के बीच का डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएगा। मान लो ये डिस्टेंस है ए बी सी डी ई एफ जी, तो ये जो सारे डिस्टेंस है वो एक दूसरे के इक्वल आएंगे। ए बी सी इक्वल्स टू डी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू एफ इक्वल्स टू जी। इसका मतलब ये हुआ कि दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है और हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है और हमेशा इक्वल होता है। इसका मतलब तुम क्या कर सकते हो कि सारे को तुम ए बोल सकते हो। ठीक है, सारे लाइंस को तुम ए बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट तुमने ड्रॉ किया है वो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है और इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट एग्जांपल। और इसी के साथ हम अपने चैप्टर नंबर 5 मैथमेटिक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 को, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इसे हम खत्म करते हैं। और इसके बाद तुम क्या करोगे कि एनसीईआरटी में जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें तुम अच्छे से सॉल्व करोगे, एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व करोगे। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने प्रैक्टिस को और ज़्यादा करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि तुम आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल जैसे बुक्स को सॉल्व कर सकते हो इसी पर्टिकुलर चैप्टर से। अगर कोई सा भी डाउट आता है तुम्हें, थोड़ा सा भी, जरा सा भी अगर डाउट आता है किसी भी टॉपिक में तुम उसे मेंशन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां पर जाकर तुम चैनल में ज्वाइन करो। तुम वहां पर जाके अपने डाउट को वहां पर मेंशन कर सकते हो कि भैया मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, आप इस सवाल को सॉल्व करा दो भैया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा भैया, आप इसे बता दो भैया। ठीक है, तो वहां पर क्या करेंगे, या फिर तुम क्या कर सकते हो, अगर छोटा सा डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को खत्म करते हैं और इस लेक्चर के साथ हम अपने 5वें चैप्टर को भी खत्म करते हैं। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, खाओ पियो मस्त रहो, एकदम चिल रहो, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आराम से सिलेबस कवर होगा, आराम से पढ़ाई करते रहो, रूटीन को फॉलो करो, अपने अच्छे से रूटीन को फॉलो करो। जब भी पढ़ने बैठो टेबल चेयर लेकर बैठो और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, इसी के साथ टाटा बाय बाय, मजे करो।